कैसे हो विद्यार्थियों। कल हम 1920 तक पढ़ चुके थे। 1920 की राजनीतिक स्थिति को जान चुके थे। 1922 का जो घटनाक्रम हुआ था, जो चौरी चौरा वाला था, उसको भी देख लिए थे। और आज हम उसके आगे जानने की कोशिश करेंगे। चौरी चौरा की घटना के बाद से देश में जो क्रांतिकारी और जनता का जो राजनीतिक उत्साह था वो एकदम चरम पे था। उसी बीच में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, जिसके चलते बहुत सारे नेता दुखी हो गए और गांधी जी से बहुत ही वो नाराज़ थे। इसी कड़ी में एक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन लोगों ने मिलके एक स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1923 में। 1923 में इस पार्टी ने अपनी भी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी। समय आता है 1924 का। 1924 के समय में दो चीज़ें हुई। एक, क्रांतिकारी आंदोलन में तेजी आ गई, जिसमें भगत सिंह और सचिंद्र सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की। और 1924 में ही पहली बार गांधी जी को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने मौका मिला या कहिए स्वीकार किया उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करने का। कांग्रेस का बेलगांव के अधिवेशन में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर ये सिलसिला आंदोलनों का और क्रांतिकारी गतिविधियों का आगे बढ़ता है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के जो अधिवेशन लगातार होते थे, उसमें पहली बार सन 1925 में एक महिला को कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपी गई। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एक महिला को सौंपी गई, जिनका नाम सरोजनी नायडू था। सरोजनी नायडू वो प्रथम महिला हैं जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद जो आगे के घटनाक्रम में आता है, समय आता है 1927 का, जिसमें साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। भारत की राजनीतिक और सामाजिक और विद्रोही स्थिति को समझते हुए अंग्रेज सरकार बहुत ही चिंतित थी और भारतीयों के प्रति वो कुछ अधिकार देने के लिए और उनकी बात को सुन के और उन्हें कुछ संवैधानिक अधिकार और उन्हें संविधान निर्माण के लिए कार्य देने के लिए वो एक कमीशन गठित किए, जो 7 सदस्यीय कमीशन था, जिसमें 7 सदस्य थे। उसकी अध्यक्षता साइमन नाम के व्यक्ति को दी गई थी, जो तत्कालीन ब्रिटेन की सरकार में मंत्री था। और वो 1927 में साइमन कमीशन गठित होता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 में जब भारत आता है तो साइमन कमीशन में चूंकि भारत की जनता के लिए उसमें सोचना था, भारत की जनता के लिए उसको काम करना था, लेकिन न उसमें कोई भारतीय था और न भारत को जानने वाला कोई था। ऐसे में भारत की जनता और भारत के जो नेता और क्रांतिकारी थे वो लगातार उसका विरोध कर रहे थे। जब वो लगातार उसका विरोध कर रहे थे, इसी सिलसिले में जब साइमन कमीशन पंजाब पहुंचता है तो वहां पे भी उसका राजनीतिक रूप से विरोध होना शुरू हो गया। वहां उस विरोध और उस आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, जहां पे अंग्रेजों द्वारा लाठी चार्ज किया गया और लाठी की चोट से उनके सिर पे चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मृत्यु से पूर्व अंग्रेजों के बारे में कहा, मेरे सिर पे लगी हुई लाठी की एक एक चोट अंग्रेज ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये कोटेशन आप जब लिखेंगे तो जरूर मेंशन कर देंगे। फिर समय 1928 के बाद आगे बढ़ता है। समय आता है 1929 का। जब 1929 का समय आता है तो 1929 में जो राजनीतिक आंदोलन थे कांग्रेस के, वो एकदम तीव्र हो चुके थे। क्रांतिकारी आंदोलन भी अपने चरम पे था और वो एकदम आज़ादी को ही अपने आंख के सामने देख रहे थे और वही सोचते और समझते थे। इसी कड़ी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करते हुए पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की 1929 में। इसके बाद 1930 का समय आता है। 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के ही रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराया और प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। और पहली बार प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और यहीं से 26 जनवरी को हर साल उस समय से हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। फिर ये घटनाक्रम बढ़ता है और फिर 1930 के ही समय में अंग्रेजों के द्वारा लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें कांग्रेस के सदस्य में से कोई भी इसमें भाग नहीं लिया था। न भारत का कोई राजनीतिक संगठन इसमें भाग लिया था। हाँ, कुछ विशेष वर्ग और विशेष समूहों से जुड़े हुए लोग इसमें जरूर भाग लिए थे। जैसे भारत में अंबेडकर जी इसमें भाग लिए थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें भाग लिए थे, और भी कुछ विशेष वर्गों के संबंधित नेता उस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो लंदन में आयोजित किया गया था। और उस समय तत्कालीन इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। समय आता है 1931 का। गांधी जी और इरविन के बीच में 1931 में एक समझौता होता है। उस समझौते के बाद गांधी जी भारत में तात्कालिक अंग्रेज सरकार के दमनकारी व्यवहार के बाद भी वो इस समझौते को करते हैं और गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन होता है वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और उसका आयोजन लंदन में किया जाता है, वो भी लंदन में ही रहता है। तो गांधी जी इस बार उस सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और 1932 के ही गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाते हैं। वहाँ पे कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की घोषणा पत्र के हिसाब से और तत्कालीन लंदन की सरकार के हिसाब से कोई समझौता नहीं हो पाता है और ये भी गोलमेज सम्मेलन बेकार हो जाता है। समय आता है 1932 का। 1932 में दो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं। पहली राजनीतिक गतिविधि ऐसी होती है कि जिसमें अंग्रेज सरकार के द्वारा सांप्रदायिक चार्ट या सांप्रदायिक पंचाट को लागू किया जाता है, ठीक, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। कम्युनल अवार्ड का मतलब ये होता है कि वो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को धर्म के आधार पर विभाजित करके और इनको अधिकार देने की बात लगे करने, कि हिंदू को अलग राजनीतिक अधिकार, मुस्लिम को अलग राजनीतिक अधिकार, ऐसा अधिकार देके वो ऐसी व्यवस्था देश में लागू करना चाहते थे जिसे उस समय कम्युनल अवार्ड नाम दिया गया। और इसी बीच में ही देश में जो हिंदू धर्म में ही जो सामाजिक अछूत की भावना लोगों में थी और जो अमीर गरीब और जो सामाजिक भेदभाव था, इसके जो सबसे बड़े नेता थे, इस आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता थे अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ 1932 में ही, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के बाद जो हिंदू समाज में जो बड़ी दरार थी राजनीतिक रूप से, जो एक दोहरे देश का रूप भी ले सकती थी, उस दरार को गांधी जी ने पाटने का काम किया और पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। 1932 के बाद जब 32 का समय बीत चुका होता है तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं और 1939 का समय आ जाता है। और 1939 के समय में जो तत्कालीन मुस्लिम लीग होती है, वो उस समय 1936 के समय में एक सरकार का गठन किया जाता है। तत्कालीन अंग्रेज सरकार के माध्यम से भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, जिसके तहत राज्यों में सरकार को चलाने के लिए एक भारतीयों को ही सरकार का गठन करने का मौका दिया जाता है। उस सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल होती है, लेकिन 1939 आते आते मुस्लिम लीग उस सरकार से इस्तीफा दे देती है और वो खुद को इस्तीफा देने के बाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। तो मुस्लिम लीग ने 1939 में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। समय आता है फिर इसी कड़ी में 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने ही कांग्रेस से नाराज होकर खुद को कांग्रेस से अलग कर दिया और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो एक राजनीतिक संगठन था और वो जो है जिनमें बहुत तीव्र देशभक्ति की भावना थी, ऐसे लोगों को उसकी सदस्यता दी। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद उन्होंने कांग्रेस से हट के अलग तरीके से देश को आज़ाद करने का प्रयास शुरू कर दिया। फिर समय आता है 1940 का। 1940 में अंग्रेजों ने भारत में भारतीयों की आज़ादी के प्रति जो तीव्र लहर उठ रही थी, उस लहर को रोकने के लिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब ये अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त प्रस्ताव वो प्रस्ताव है जिसमें भारतीयों के लिए
भारतीयों के लिए शासन व्यवस्था भारतीयों के द्वारा की जाएगी राज्यों के स्तर तक। और जो उस समय के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब जो मुस्लिम वर्ग हैं या जो और धर्मों के हैं, उनके अधिकारों को बहुसंख्यक वर्ग के अधिकारों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, उनको अलग अधिकार दिया जाएगा। यानी अंग्रेजों ने एक तरह से भारतीय समाज को बांटने का काम किया इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। ये कब हुआ? 8 अगस्त 1940 को। आज हम 1940 तक ही अपनी इस क्लास को रखते हैं, और जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोग बताइएगा। और इसी के साथ धन्यवाद।